Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 10 and this is part 2 of this chapter. Earlier we have uploaded the chapter 1 in the playlist. You may check from there and even I will mention the link of that video in the description box too. So let us start. So our very first topic of today is occupational structure. In some countries such as India, the major economic activities in addition to the size of population also used as urban settlement. बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति कमाता क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति खेती में इन्वॉल्व है या एग्रीकल्चर में या प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो जनरली हम क्या मानते हैं कि वो कहाँ पे रहने वाला है, रूरल सेटलमेंट है उसका. और अगर वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है या एक हद तक कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है तो वो बेसिकली कहां पे सेटल्ड है, अर्बन सेटलमेंट है. ठीक है. सिमिलरली इन इटली अ सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ इटली के अंदर एक सेटलमेंट को जब अर्बन कहा जाता है अगर 50% से ज्यादा ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्ट पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर ये मानना जाए कि भाई एक जगह के लोग 50% से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है चाहे वो सर्विस सेक्टर में है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, अर्बन सेटलमेंट. इंडिया हैज सेट दिस क्राइटेरिया एट 75%. हमारे यहाँ 75% है कि अगर किसी जगह के लोग 75% से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, नॉन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो दे आर कॉल्ड अर्बन सेटलमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन. The administrative setup is used for settlement at urban in some country. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बेसिकली आ जाती है व्यवस्था सुचारू रूप से चले जिसमें क्या हो, फायदा पहुंचता है किसको, जब हम अर्बन सेटलमेंट कर रहे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. एग्जाम्पल, इन इंडिया अ सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैज अ म्युनिसिपलिटी. जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि नगर पालिका उसमें है क्या, कैंटोनमेंट बोर्ड है क्या, और नोटिफाइड एरियाज काउंसिल है क्या, या आप कह सकते हो हमारे यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि संसदीय क्षेत्र है क्या. तो इस तरह से चीजें कुछ क्लासिफाइड हैं और हम उस बेस पे मानते हैं कि अर्बन सेटलमेंट है या लोअर सेटलमेंट है. जैसे हमारे यहाँ पे आप देख लो कि ये अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अगर कहीं से सीट होनी है तो मिनिमम 7.5 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो उसी को वहां पे म्युनिसिपैलिटी भी हो जाएगी और कंटेनमेंट बोर्ड भी हो जाएगा. तो ये चीज. सिमिलरली इन लैटिन अमेरिका कौन से देश हैं, जो साउथ अमेरिका के देश हैं. याद रखिएगा, मैप देखिएगा वर्ल्ड मैप, उसमें जो साउथ अमेरिकन देश हैं उनको हम लैटिन अमेरिकन देश बोलते हैं. सच एज ब्राजील एंड बोलिविया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन. और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भाई इन अगर कहीं पे भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना हुआ है सरकारी तो वो क्या है, वो अर्बन कहलाया जाएगा. उसकी पॉपुलेशन का साइज मैटर नहीं करता. इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का साइज मैटर करता है वैसे 75%, अभी मैंने आपको ऊपर बताया. लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस टू देयर फंक्शन. किस चीज पे डिपेंड करती है एक अर्बन सेंटर की लोकेशन की, वहां पे कार्य या आर्थिक क्रियाएं कौन सी हो रही हैं. स्ट्रेटेजिक टाउन कौन से होते हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं, ट्रेड रूट्स होते हैं, या जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जियो लोकेशंस हैं उनको. स्ट्रेटेजिक टाउन्स रिक्वायर साइट ऑफरिंग, जैसे नेचुरल डिफेंस जहां से रक्षा भी की जा सके, इंडस्ट्रियल टाउन्स सेटअप किए जा सके, जनरली नीडेड लोकल रॉ मटेरियल मिल जाए, टूरिस्ट सेंटर हो, अट्रैक्टिव हो, सीनरीज हो, और मरीन बीच भी हो, मतलब समुद्री टूरिज्म जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हो और टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके. तो बेसिकली हम इनको मानते हैं कि जहां पे ये अधिकतर चीजें हैं वो अर्बनाइज्ड एरियाज ही होंगी, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होगी ना, फंड पंप होता रहेगा. बंदरगाह हो गए, ठीक है. लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट, जो शुरुआती अर्बन सेटलमेंट होते थे वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, जहां पे भाई पानी है, रहने का सामान मिल जाए घर बनाने के लिए और जमीन उपजाऊ है, वहीं पे ही लोग सेटल हो जाते थे और उसी को ही क्या मानते थे कि भाई ये अर्बन सेटलमेंट है. पर आज तो आप देखो कि मल्टीप्लेक्स सिनेमाज भी होने चाहिए, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े और सारी सुविधाएं सब कुछ अवेलेबल हो.
टुडे वाइल दीज फैसिलिटीज स्टिल रिमेन वैलिड, आज भी ये है कि भाई पानी की सुविधा बढ़िया हो और रहने की अच्छी हो और जमीन भी उपजाऊ हो, पर इनसे भी अलग बहुत चीजें हैं। जैसे आज क्या क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन सेटलमेंट में, फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज मटेरियल। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक अलग चीज है, न्यू कंसेप्ट है और वो जरूरी भी है। अगर अर्बन सिटीज में तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, सारे रोड बढ़िया हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गया आपका, और व्यवस्थाएं भी होती हैं, मेट्रोज हो गए या ये सब चीजें। पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाइड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, और पाइप्ड वाटर अर्बन सिटीज में बहुत बढ़िया होता है, उसके जरिए हम बहुत बड़े एरिया तक पानी पहुंचा सकते हैं। पर अर्लियर सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता था, वो तो तालाब के आसपास अधिकतर या नदी के आसपास अपने घर बनाते थे। पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाइड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इससे हम आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा, आप एक देखो, राजस्थान में जैसे कुछ इलाके जो रेतीले वाले इलाके हैं वहां पे सेटलमेंट थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पाइप्ड वाटर की सुविधा नहीं होती, वो दूसरी ओर से भर के उनको लाने पड़ते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे सेटलमेंट कम है। पर जहां जिस शहर में आप देखोगे, राजस्थान के जो बढ़िया शहर है जहां पे पाइप्ड वाटर की व्यवस्था अवेलेबल है, वहां पे लोग ज्यादा सेटल्ड हैं। जयपुर हो गया, ये सब। द अर्बन सेंटर विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट आई हैव एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट। अब जैसे मान लो ये व्यापार का रास्ता है, ये एक रास्ता ये जा रहा है, मतलब इस रास्ते से ये रास्ता व्यापार का है। अगर हम इसके आसपास टाउन को डेवलप करें ना, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होगा, उसमें तेजी से डेवलपमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ट्रेड रूट जो भी होता है ना, वो अपने साथ आर्थिक एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करता है। और जहां पे भी आर्थिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है ना, जैसे मान लो ये ट्रेड रूट है और यहाँ से व्यापार आता जाता है, अब यहाँ पे हम लोग सेटल्ड होना शुरू हुए, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो व्यापार हो रहा है ये अपने साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अर्बन सेंटर्स के फंक्शन क्या है? दी अर्लीस्ट टाउन, जो शुरुआती टाउन होते थे, वर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं से सारी राज्य व्यवस्था या कार्य व्यवस्था जो भी होती थी वो उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, शुरुआत में द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजियस फंक्शन हैज डिक्लाइंड, आज के दौर में ये घटा है और आर्थिक वे में चीजें बढ़ी हैं। बट अदर फंक्शंस हैव एडिड टू द लिस्ट, और फंक्शंस जुड़े हैं, जैसे टुडे सेवरल न्यू फंक्शन, जैसे एंटरटेनमेंट जुड़ गया है, बड़े बड़े सिनेमाज हॉल हो गए या पार्क्स हो गए, रेजिडेंशियल हो गए, कॉलोनीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी, मेट्रोज हो गए। इनको हम बहुत बड़े अर्बन सिटीज में काउंट करते हैं। और देख भी सकते हैं आप, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन टेक्निक, आईटी सेक्टर के हब बनते जा रहे हैं। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली आप जानते ही हैं आईटी सेक्टर के, या फिर आप अपना देख लो, बेंगलोर देख लो, हैदराबाद देख लो, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के हब्स हैं। आर एडिट इन स्पेशलाइज्ड टाउन। टाउन्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, तो कई सारे काम करते हैं, पर हम मेन फंक्शंस की बात करेंगे। एग्जांपल, वी थिंक ऑफ शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी, लंदन एज अ पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी एंड सो ऑन। इस तरह से हमने टाउन को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया है कि भाई लंदन तो अपने पोर्ट्स के लिए फेमस है, चंडीगढ़ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के लिए फेमस है। लार्ज सिटीज हैव डन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, और बड़ी शहरों में बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी फिशिंग पोर्ट इन इंग्लैंड हैज न्यू डेवलप्ड टूरिज्म, जो फिशिंग पोर्ट होते थे आज वो टूरिज्म सपोर्ट में मतलब उभर रहे हैं सामने, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट टाउन्स आर नाउ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो पुराने छोटे बाजार होते थे पुराने समय में, आज वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए जाने जाती हैं जगहें अपनी। टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो अब इस तरह हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। देखो, कोई भी सेटलमेंट है वो पेस जब भी पकड़ता है जब पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। आप एक छोटा सा टाउन देखिए, उसके 5 साल पहले का देखिए डेवलपमेंट और 5 साल बाद का डेवलपमेंट देखिए, और 5 साल पहले की पॉपुलेशन और आज की 5 साल बाद की पॉपुलेशन को कंपेयर कीजिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि पॉपुलेशन में वृद्धि होने की वजह से टाउन का डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हुआ। क्योंकि पॉपुलेशन है तो डिमांड्स बढ़ेंगी तो फिर उनको फुलफिलमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। नेशनल कैपिटल दिल्ली विच हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सारे आप देखते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीएट वहीं पे ही है ऑफिस, मेट्रो लाइन येलो पे है शायद, ठीक है ना, देख लीजिएगा वो आप। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सारे दिल्ली में है, हमारी पार्लियामेंट वहीं पे ही है, ठीक है, हमारा राष्ट्रपति भवन वहीं पे ही है, तो लगभग चीजें हमारी वहीं पे ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस वहीं है, सच एज न्यू दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग,
एडिस अबाडा, वाशिंगटन डीसी एंड लंदन, ये सब जितने भी दुनिया भर के ये जो शहर हैं बड़े बड़े, या सिटीज मान लीजिए या राज्य मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं ये। तो जिस इलाके में मतलब कि सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हों, गवर्नमेंट के क्रियाकलाप होती हों, जहाँ पे सारी अधिकतर सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वहीं पे रहते हों, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बोलते हैं। तो दुनिया भर के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम यहाँ पे दिए हैं उसने। प्रोविंशियल सब नेशनल टाउन्स कैन आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस फंक्शंस। अब जैसे कुछ आप देख लीजिए, मैं आपको इसको इंडिया के कंसेप्ट में समझाता हूँ। जैसे दिल्ली है, वो तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, क्योंकि वहां पे अधिकतर भारत की सब कुछ है अवेलेबल। सेंट्रल सेक्रेटरीट है, अपना संसद है, हमारा राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ है वहां पे। और प्रोविंशियल में राज्यों के अंदर आ जाइए। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में हमारी विधानसभा है, और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, अधिकतर डिसीजंस कहाँ से लिए जाते हैं, लखनऊ से। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वहां से। तो उसने ये कहा इसको प्रोविंशियल सब नेशनल टाउन। सब नेशनल टाउन का मतलब राज्यों की बात कर रहा है। एग्जाम्पल में उसने दिया ब्रिटिश विक्टोरिया का, ब्रिटिश कोलंबिया में, एल्बेनी न्यूयॉर्क में, और चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु का चेन्नई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो ये चीज, इनको हम सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी बोल सकते हैं, सब नेशनल भी आप इन्हें कह सकते हैं। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, जहां पे व्यापार अधिकतर होता है, बाजार होते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन सच एज विनिपेग एंड कैनास सिटी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स के लिए जैसे कौन फेमस है, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम है। और लार्ज इनलैंड सेंटर्स के लिए कौन फेमस है, मैनचेस्टर है, एस्टी लुइस है। एंड ट्रांसपोर्ट नोड्स के लिए कौन बढ़िया है, लाहौर, बगदाद और आगरा वाला एरिया, ये इनके लिए फेमस है। तो जैसे एग्रीकल्चर मार्केट के लिए कौन होगी, विनिपेग एंड कैनास सिटी। बैंकिंग के लिए अपना ये दोनों, इस तरह से। ये ट्रेडिंग और कमर्शियल सेंटर है, व्यापार और जो और सुविधाएं चीजें। कल्चरल टाउन्स भी होते हैं कुछ, जो रिलीजियस एक्टिविटीज या धार्मिक चीजों के लिए फेमस है। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जगन्नाथ, पुरी में आप जानते ही हैं भगवान जगन्नाथ का है, ओडिशा के अंदर। जेरूसलम या वाराणसी में आप जानते हैं काशी विश्वनाथ जी हैं। आर कंसिडर्ड कल्चरल, और यहाँ पे जूइश का है कल्चरल टाउन। इन सबको हम क्या कहते हैं, कल्चरल टाउन्स बोलते हैं। दीज अर्बन सेंटर, या फिर आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मथुरा वृंदावन जोड़ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं वो, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसमें कल्चरल टाउन्स बोलते हैं इन्हें। दीज अर्बन सेंटर्स आर ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंट, इनकी बहुत धार्मिक महत्वता होती है। या भगवान श्री राम का जोड़ सकते हैं आप, अयोध्या। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। एडिशनल फंक्शन विच द सिटीज परफॉर्म आर हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो इन शहरों की है, साथ में यहाँ पे लोग हेल्थ के उससे भी इंपॉर्टेंस है, एंटरटेनमेंट के लिए भी। लोग टूरिज्म के वे में यहाँ पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, या जो जिस भी रिलीजियस प्लेस पे वो जा रहे हैं। और कुछ और टाउन्स हैं जैसे दुनिया में जो एंटरटेनमेंट के लिए फेमस है, मियामी एंड इंडिया के अंदर पणजी। इंडस्ट्रियल के लिए कौन से फेमस है, पिट्सबर्ग एंड जमशेदपुर। हमारे यहाँ जमशेदपुर में आप जानते होंगे जीआरडी टाटा ने, टाटा इंडस्ट्रियल एंड स्टील प्लांट 1907 में लगा था यहाँ पे जमशेदपुर में। माइनिंग एंड क्वायरिंग के लिए फेमस है, ब्रोकन हिल्स एंड धनबाद फेमस है हमारे यहाँ माइनिंग और क्वायरिंग के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन फेमस है दुनिया में, सिंगापुर एंड मुगलसराय जंक्शन। मुगलसराय आप जानते हैं इंडिया के अंदर है, बनारस से थोड़ी सी ही दूरी पे है, वाराणसी से। और इसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी रख दिया इस रेलवे स्टेशन का, पहले मुगलसराय जंक्शन था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, ठीक है। रिलीजियस टाउन्स भी होते हैं, कल्चरल टाउन्स भी होते हैं, ट्रेड्स टाउन्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस। एन अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, लाइन में भी हो सकते हैं, स्क्वायर के बॉक्स में भी हो सकते हैं, स्टार के में भी, और अर्धचक्र में भी, ऐसे भी हो सकते हैं शेप्ड में ये टाउन्स बने होते हैं। इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट आर आर्किटेक्चर एंड स्टाइल बिल्डिंग्स एंड, किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां की बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन का आउटकम क्या है। जैसे अगर मान लो घर इस तरह बने हुए हैं लाइन में, तो वो लीनियर सेटलमेंट हो गया। और घर ऐसे बने हुए हैं अर्धचक्र आकार में, तो वो क्या हो गया हमारा, क्रिसेंट उसमें हो गया। और घर बॉक्स स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, यहाँ पे सेटलमेंट चारों तरफ है और बीच में एरिया खाली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप। इस तरह आप अपनी कॉलोनीज में भी देख सकते हैं।
मोस्ट सिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर प्लान्ड, अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज जो देश हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन देश, जापान, इन देशों में क्या है, प्लान्ड सिटीज होती हैं कि घर कैसे बनने हैं सिस्टमेटिक वे में, ताकि जगह को वेस्ट होने से बचाया जा सके। मोस्ट अर्बन सेटलमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव मेड हिस्टोरिकली विद इरेगुलर शेप्स। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे को तो आपको घर तिकोने भी दिखाई दे जाएंगे, एक घर यहाँ है, दूसरा घर फिर 10 मीटर दूर बीच में खाली पड़े हैं, इस तरह दिखाई दे जाएंगे। पर डेवलप्ड कंट्री में आपको प्लान्ड सिटीज दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल, Chandigarh and Canberra are planned cities, while smaller towns in India have made historically formed walled cities to large urban sprawl। जैसे जैसे मतलब बड़े बड़े शहर फैल रहे हैं, वो इस तरह धीरे धीरे उनके साथ फैल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ये सिटीज है, तो ये सिटी का बाहरी इलाका है, लोग यहाँ पे रहने शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। एडिस अबाबा, द न्यूयॉर्क फ्लावर बोलते हैं इसको। द नेम ऑफ द यूथोपियन कैपिटल एडिस अबाबा एज द नेम ऑफ इंडिकेट, एडिस न्यू, अडाबा का मतलब फ्लावर, इज अ न्यू सिटी विच हैज एस्टेब्लिश्ड इन 1878 में जो बनी थी। एडिस का मतलब न्यू, अबाबा का मतलब फ्लावर। द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन द हिली वैली टोपोग्राफी, और मतलब अधिकतर ये किस पे बेस्ड है, कहाँ पे बनी है, घाटियां हैं ऊंची नीची, वहां पे ये पूरा शहर बेस स्थापित किया गया है। द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी, और अगर आपको रोड पैटर्न में दिखाई दे जाएगा, पहाड़ों पे तो आप जानते हैं रोड टेढ़े मेढ़े होते हैं। द रोड रेडिएट, निकलना, फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पिज्जा रेट एंड एमिस्ट किलो राउंड बोट्स। ठीक है, ये अधिकतर वहां के उसी के रोड की बात कर रहा है। मैरकाटो हैज मार्केट विच इज लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कैरो एंड जोन्सबर्ग, ये भी उसी की बात कर रहा है कि वहां पे एक बाजार है मैरकाटो के अंदर, तो वो बहुत बड़ा बाजार है। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, नंबर ऑफ गुड स्कूल्स है, मेक्स एडिस अबाबा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर भी है इन सब के होने के कारण। डिजिबोटी इज आल्सो द टर्मिनल स्टेशन है वहां पे। ठीक है, रेल रूट वहां पे रेल टर्मिनेट्स होती हैं। और बोले बोले एयरपोर्ट है यहाँ पे एडिस अबाबा में। ठीक है, ये नया एयरपोर्ट बना है। द सिटी हैज विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीफंक्शनल नेचर एंड आल्सो लोकेटेड इन द सेंटर्स ऑफ यूथोपिया। एक तो ये यूथोपिया के सेंटर में, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकल वे में, और इसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। कैनबरा की बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा वाज प्लान्ड एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912 बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाल्टर बर्डे ग्रिफिन ने इसको मतलब कि स्थापित किया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ही थॉट अ गार्डन सिटी फॉर अबाउट 25,000 पीपल के लिए इन्होंने सोचा कि गार्डन सिटी बनाई जाए जहां 25,000 लोग रहेंगे नेचुरल फीचर्स के साथ और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर पाएंगे। उन्होंने ऐसा शहर बनाना सोचा। There were to be 5 main centers, each with separate city functions. During the last few decades, the city has expanded with several satellite towns. और पिछले मतलब कि कुछ दशकों में सिटी बहुत तेजी से ये स्टेब्लिश हुई है, फैला हुआ है। विच हैव देयर ओन सेंटर्स, अब इनके अपने अपने मतलब कि जैसे जैसे फैलती चली गई, बड़ी होती चली गई। द सिटी हैज वाइड ओपन स्पेस एंड मैनी पार्क्स एंड गार्डन्स। इस शहर के अंदर, कैनबरा के अंदर बहुत खुला इलाका है और पार्क्स भी दिख जाएंगे आपको, गार्डन भी दिख जाएंगे। मेनली आप याद रखिएगा कैनबरा का थोड़े से फीचर्स कर लीजिएगा और एडिस अबाबा के भी थोड़े से फीचर्स याद कर लीजिएगा। टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट, मेन कंसेप्ट्स ये हैं सब हमारे लिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शंस शोड, अर्बन सेंटर्स आर डेजिग्नेटेड एज टाउन, सिटीज, मिलियन सिटीज। ठीक है, कॉन्युर्बेशंस एंड मेगालोपोलिस। ठीक है, इस तरह से हम इस बेस पे कि वहां की लोग पॉपुलेशन कितनी है, शहर कैसे हैं, साइज क्या है उसका पॉपुलेशन का या टाउन का, उस बेस पे हम अर्बन सेटलमेंट को देखते हैं कि अगर बहुत बड़े इलाके हैं तो बड़ा अर्बन वो हो जाएगा, या फिर आप मान लो अगर मेट्रो वहां पे जाती है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस तरह से। सिटी, शहर। अ सिटी में बी रिगार्डेड एज लीडिंग टाउन, ये लीडिंग टाउन के रूप में इसे हम कर सकते हैं कंसिडर। विच हैज आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल एंड रीजनल राइवल्स को, जिसने पीछे छोड़ दिया हो अपने, मतलब जो जैसे पहले इतने कंसिडरेटेड एरिया में थी पर अब वो धीरे धीरे फैल कर बहुत बड़ी हो गई है, तो उसने अपने कंसिडरेटेड एरिया को तो पीछे छोड़ दिया ना।
सिटीज आर मच लार्जर देन टाउन, ये कस्बों से बड़ी होती है, शहर तो कस्बों से बड़ा ही होता है। एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ आर्थिक फंक्शंस भी बहुत ज्यादा है, आर्थिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। दे हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी शहरों के अंदर होते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी, दिल्ली में देख लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स भी हैं, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आरबीआई की भी संस्था अवेलेबल है दिल्ली में, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं, और रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हैं। या आप किसी जिले को देख लीजिए, वहां पे भी आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। When the population cross the on 1 million, जब पॉपुलेशन 10 लाख को क्रॉस करे, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, मार्क इट इज डेजिग्नेटेड एज मिलियन सिटी, और उसको क्या कहने लगते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं, जब वो 10 लाख पॉपुलेशन को क्रॉस कर ले। कस्बों की बात करें अगर हम, टाउन्स, द कंसेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज, गांव के संदर्भ से, गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, बीच की बात है ये, गांव से बड़ा होगा और शहर से छोटा होगा। पॉपुलेशन साइज इज नॉट क्राइटेरिया, कोई तय नहीं है कि यहाँ कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जनरली आपको कस्बों के अंदर 20,000, 25,000 या 30,000 तक पॉपुलेशन दिख जाएगी। फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस में नॉट ऑलवेज बी क्लियर कट, बट स्पेसिफिक फंक्शन सच एज, पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको दिख जाएंगी टाउन्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल की चीजें, होलसेल व्यापार होता है, सर्विसेज हैं प्रोफेशनल जैसे लॉयर, टीचर, डॉक्टर्स की, कस्बों के अंदर ये आपको जनरली दिख सकती हैं। आप इन्हें ये कह सकते हो कि ये ना तो बहुत बड़े हैं कि मल्टीप्लेक्स सिनेमाज या ये सब चीजें भी हों इसमें, ना बिल्कुल ऐसे हैं कि बेसिक फैसिलिटी भी ना हो, बीच के होते हैं कस्बे हमेशा, कि ये डेवलपिंग होते हैं और धीरे धीरे डेवलप्ड की तरफ, शहर बनने की तरफ ये अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे फैलाव होता है इनका। कॉनर्बेशन, इन्हें उपनगरीय भी आप कह सकते हैं। द टर्म कॉनर्बेशन वाज यूज्ड बाय पैट्रिक गैडीज इन 1915 में, पैट्रिक गैडीज ने इसको यूज किया था। It is a large area of urban development that resulted from the merging of originally separated town or cities, जो मतलब कि क्या होता है, जैसे ये शहर है, ये कस्बे हैं, ये आपस में या जो इनके बीच का इलाका है इन्हें मिल गया है एक दूसरे से, ये भी इतनी तेजी से फैल रहे थे, ये भी इतनी तेजी से फैल रहे थे, तो ये आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो अब ये वाला इलाका जो था और ये वाला इलाका जो था वो एक में ही सबमर्ज हो जाएगा, तो ये चीज होती है। इट इज लार्ज एरिया ऑफ अर्बन, ये हो गया। ग्रेटर जैसे कुछ हैं, लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एंड टोक्यो आर एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन। टोक्यो आप जानते हैं जापान में, शिकागो अमेरिका में है। मेगालोपोलिस, द ग्रीक वर्ड मीन्स ग्रेट सिटी, इस शब्द का मतलब क्या है, महान शहर। इट वॉज यूज्ड बाय जीन गोटमैन इन 1957 में सॉरी, इन्होंने इसको यूज किया था, GOTTMAN, गोटमैन। इट इज अ सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडेड एज यूनियन ऑफ कॉन्वर्जेशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सुपर मेट्रोपॉलिटन एरिया कह सकते हैं, जो कॉन्वर्जेशन से उधर, अब ये इलाका और ये इलाका आपस में जुड़ गया ना, तो अब ये एक संपूर्ण एक इलाका बन गया, तो इसको हम सुपर मेट्रोपॉलिटन भी कह सकते हैं। The urban landscape from Boston in the north of the south of Washington, बोस्टन का नॉर्थ का इलाका और वाशिंगटन का साउथ का इलाका इज द एग्जाम्पल ऑफ मेगापोलिस, इसका एग्जाम्पल है मेगालोपोलिस का। मिलियन सिटी जानते हैं, 1 मिलियन या 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली। द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड हैज बीन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर, बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या ये आप जानते हैं कितनी तेजी से बढ़ रही है। लंदन रीच्ड द मिलियन मार्क इन 1800 में, बताओ, पेरिस 1850, न्यूयॉर्क 1860 में, मतलब मिलियन मार्क, यानी इनकी पॉपुलेशन इस साल इतनी हो गई थी 1950 में, ठीक है। देयर वर अराउंड 80 सच सिटीज, ऐसे 80 शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन मिलियन सिटी कहते हैं जिन्हें। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज हैज बीन 3-4 इन एवरी 3 डिकेड, 3 गुना बढ़ता है हर 30 साल में, 1 डिकेड का मतलब 10 साल। It was around 160 in 1975 and to around 438 in 2005, वही 30 साल हो गए ना, 3-4 3 गुना। तो यूरोप का देख लो आप पहले, यूरोप के अंदर कितने थे, 23 थे, पर अब कितने हैं, 58 है।
एशिया में 30 थे, अब 206 हैं, और बहुत तरक्की करी इसने तो। और इधर नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में 16 थे, अब 79 है। साउथ अमेरिका में 8 थे और अब 43 हैं। ये डाटा भी देख लेना आप। अफ्रीका में 3 थे, अब 46 हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 थे, अब 6 हैं। और वर्ल्ड का टोटल करें तो 84 थे, पर अब कितने हैं, 438 है। तो भाई बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं शहर भी, क्योंकि जनसंख्या ही बढ़ रही है। देखो जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, अब हम इन्हें क्लासिफाई कैसे करें, बांटे कैसे। अब मेगा सिटीज और मेगलोपोलिस इज अ जनरल टर्म फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबर्ब्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मेगा सिटीज, बड़े शहर जहां पे पॉपुलेशन कितनी हो, 1 करोड़, 10 मिलियन, बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क वॉज फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी बाय 1950 विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 12.5 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 25 लाख पॉपुलेशन थी इसकी 1950 में। मेगा सिटीज 25 हैं। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज हैज इंक्रीज्ड इन द डेवलपिंग ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर एज कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज। आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ती है और डेवलपमेंट ज्यादा स्लो होता है, किसके मुकाबले, डेवलप्ड के मुकाबले। पर पॉपुलेशन मेगा सिटीज ज्यादा उससे तेजी से बढ़ती हैं। ह्यूमन सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, भीड़ भाड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, घर नहीं मिल पाते, ड्रिंकिंग वाटर के लिए संघर्ष होता है, इवन एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना ज्यादा। देखो एक इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लो एक व्यक्ति विलेज का पुअर है और वो शहर की तरफ शिफ्ट होने लग रहा है, तो पुअर्टी भी तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, शहर की तरफ। तो अर्बन सिटी पे अब दबाव बढ़ेगा, तो वो चीज वो कह रहा है। और वहीं पे फिर स्ट्रगल और संघर्ष बढ़ेगा, और यही एक कारण होता है कि क्राइम भी बढ़ता है। दे आल्सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, और कई बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सैवेज डिस्पोजल, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज भी कई बार सबको नहीं मिल पाती। हालांकि डेवलपिंग देश, इंडिया जैसे देश तो चलो फिर भी ये प्रोवाइड कर देते हैं, पर अगर आप साउथ अफ्रीकन देशों की बात करोगे वहां तो कुछ भी नहीं मिल पाता। अर्बन सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम है, पीपल मूव टू सिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोग गांव से शहरों, कस्बों से शहरों की तरफ जाते हैं रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए। सिंस मोस्ट ऑफ द सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज अनप्लान्ड है, तो इट क्रिएट कंजेशन, भीड़ भाड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, आपने देखा ही होगा। हाउसिंग की कमी हो जाती है, वर्टिकल एक्सपेंशन होने लगता है, एंड ग्रो स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां, जैसे आपने मुंबई में देखी होगी, धारावी है सबसे बड़ी फेमस स्लम, आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मुंबई मॉडर्न सिटीज है, उसमें आप स्लम्स धारावी देख सकते हैं। इन मैनी सिटीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिव्स इन सबस्टैंडर्ड हाउसिंग, एग्जाम्पल स्लम्स एंड इलीगल सेटलमेंट। आप जानते ही हैं ये हो रहा है क्यों, क्योंकि उनके पास रहने को है ही नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो झुग्गी झोपड़ियां या इलीगल सेटलमेंट कब्जे कर लेते हैं, इस तरह से चीजें बढ़ती हैं। फिर आगे जब वो मैंने आपको बताया ही है, जब अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन उस पर दबाव बढ़ेगा तो वहीं स्ट्रगल बढ़ेगा और वहीं इलीगल एक्टिविटीज या क्राइम भी बढ़ेगा। इन मोस्ट मिलियन सिटीज इन इंडिया 25% इनहेबिटेंट, निवासी हैं वहीं पे ही जो इलीगल तरीके से वहां पे रह रहे हैं, विच आर ग्रोइंग ट्वाइस, और ये बढ़ता जा रहा है एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सिटीज, बची हुई सिटीज के मुकाबले वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एशिया में अगर तो देखो पैसिफिक कंट्रीज में 60% अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्क्वेटर्स, अवैध निवासी हैं ये एशिया के अंदर पैसिफिक कंट्रीज जो हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं तो आएंगी फिर जब संघर्ष बढ़ेगा। द रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, घट जाएंगी क्यों, क्योंकि लेने वाले ज्यादा हो गए वहां नौकरी। इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली मूविंग टू द अर्बन। अब उन्हें गांव में रोजगार नहीं मिल पाता तो वो फिर शहर की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वहीं पे फिर संघर्ष बढ़ने लगता है और बेरोजगारी भी बढ़ती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी प्रमोट होती हैं। सोशो कल्चरल प्रॉब्लम, सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम सेवरल सोशो इल, बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं मिल पाते, फेल्स टू फुलफिल द बेसिक नीड, इतनी बड़ी जनसंख्या की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाती। द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज पुअर्स तक कभी नहीं पहुंच पाती अर्बन एरियाज में। लैक ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि वहां पे लेने वाले इतने ज्यादा हैं, किस किस को मिलेगा। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन
की वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। मोरल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज अनबैलेंस कर देता है सेक्स रेशियो को भी, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूज बट आल्सो थ्रू आउट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड वेस्ट भी हो करेंगे जनरेट, और फिर कूड़ा भी फैलेगा, और फिर वो भी होंगी, बीमारियां भी जनरेट फैलती हैं फिर उससे। वाटर एंड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल भी तो बढ़ता है, जब यूजर्स बढ़ेंगे तो वेस्ट मटेरियल भी बढ़ेगा। दिल्ली में आप देख लो, पहाड़ लगे हुए हैं कूड़े के, आप नेट पे देखना, सर्च करके दिखाई देंगे आपको। एक जगह है शायद, पता नहीं कौन सा मेट्रो स्टेशन है, देख लेना, उसके उससे मेट्रो में से दिखाई देते हैं वो दूर से। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी सिटीज टू प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पाता कई लोगों को तो, एंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वे यूजेज भी लिमिटेड वे में आता है। मैसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द, वो भी बढ़ेगा ही, चाहे लकड़ियां हो चाहे गोए बोलते हैं, गोसे बोलते हैं, उनका उपयोग बढ़ेगा, तो फिर उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। अब आप दिल्ली के हालात देख लो, स्वेयर कंडीशन में चल रहा है उसका पॉल्यूशन इस वक्त, तो वो चीज है। एयर पॉल्यूट होती है। एन इम्प्रॉपर सेवेज सिस्टम अगर सही ना हो, फिर अनहेल्दी कंडीशन, क्योंकि वो बीमारियां, पानी इकट्ठा होगा और बीमारियां वो पैदा होंगी। द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर आइदर लेट इनटू द जनरल सबवर्ज और डंप्ड विदाउट ट्रीटमेंट। से पहले यमुना का पानी देख लो आप दिल्ली में, तो ये सब एग्जाम्पल है ह्यूमन एक्टिविटीज नेचर को कितने बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइट कर रही है। इट इज अर्जेंट, ये बहुत जरूरी है, टू एरेडिकेट रूरल पोवर्टी, गांव की गरीबी को खत्म करना, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशन एज वेल एज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रूरल सेटलमेंट में। गांव में इन्हें वो करना पड़ेगा, डेवलप्ड चीजों को नहीं, ताकि वो जो गांव के लोग हैं या जो रूरल सेटलमेंट है वो शहर की तरफ ना शिफ्ट हो, ताकि शहर पे बर्डन ना बढ़े। हम उन्हें वहीं पे ही सारी चीजें दे देंगे तो फिर वो वहां क्यों जाएंगे, और जब वो वहां नहीं जाएंगे तो यहाँ पे भी दबाव नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे भी, तो बैलेंस बना रहेगा ना, तो वो इस चीज को कह रहा है। अर्बन स्ट्रेटेजी, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है हर साल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैज आउटलाइंड दीज प्रायोरिटी एज पार्ट्स ऑफ इट अर्बन स्ट्रेटेजी, वो इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। जैसे शेल्टर, अर्बन पुअर के लिए शेल्टर को बढ़ावा देना, हालांकि दिया भी है मोदी गवर्नमेंट ने, इसमें दिया भी है, जैसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, या फिर आप देख लो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर, तो ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। या आयुष्मान भारत है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं सरकार पुअर्स के लिए कर रही है। प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एजुकेशन भी देनी है इसमें, प्राइमरी एजुकेशन तो कम से कम एलिमेंट्री तो मिले ही मिले, 2009 के एनसीएफ एक्ट के तहत मिलती है, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हर इसमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए, आप जानते ही हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया 2009 में, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो नॉर्मल हैं उनके लिए, और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 साल के कंपलसरी एजुकेशन। और उसमें अपना आर्टिकल 21 के ए में भी डाला है इसको, और आर्टिकल 23 में 6 से 14 साल से कम बच्चों पे काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज में, उससे भी प्रोटेक्ट किया है आर्टिकल 23 में। तो ये सब बढ़िया चीजें हैं। इम्प्रूविंग वुमेन अक्रॉस द बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी उन्हें इजीली देंगे। इसमें शायद आप एक बार देख लेना, आर्टिकल 24 होगा या आर्टिकल 23 में तो शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, 24 ही होगा, ठीक है। 25 तो रिलीजन से शुरू हो जाता है 28 तक, और 29-30 माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे ये ठीक है, 24 ही होना चाहिए। इम्प्रूविंग वुमेन्स अक्रॉस द बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ये भी सरकार ने गवर्नमेंट वुमेन सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए, जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन या सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया, या आप जानते हैं वो तनवाई स्कीम तमिलनाडु के अंदर चली थी, जिसमें वुमेन्स ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे अपने, तो इसके लिए माइक्रो क्रेडिट्स हैं, ये अच्छी चीजें हैं ताकि वुमेन्स भी आगे आगे डेवलप्ड हो सकें। अब एनर्जी एंड सेक्टर को अपग्रेड किया, जैसे हमने देख लो आप सोलर पैनल्स को सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे प्रमोट किया, उससे क्या होगा, कोयले से एनर्जी, थर्मल एनर्जी हम कम बनाएंगे और फिर उससे पोल्यूशन कम होगा। तो उम्मीद है गाइज आपको समझ में आई होंगी चीजें। आप हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
स्टूडेंट अगर इस नोट्स में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हम उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, लर्नर ही हैं, तो कई बार अगर कोई पॉइंट गलत बताया गया है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता के करेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हम भी करेक्ट हो जाएं और आगे हम उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके अगली बार और किसी को भी सही बताएं। ये थी दूसरी चीज। तीसरी चीज, स्टूडेंट्स आप चीज़ों को एज अ स्टूडेंट ही इनटेक कीजिएगा। कई बार पॉइंट्स होते हैं जो हमें हर्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को आप पर्सनली नहीं लेना। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने की। बस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और हम सब भी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, तो इसलिए आप स्टूडेंट की तरह ही इनटेक कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए। हमारी मनोकामना है कि आप खूब नाम कमाएं जीवन में और आगे बढ़ें, नई नई चीज़ों को सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर से कह रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।